अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था कुछ कमिटमेंट्स की वजह से। तो अब मेरी कोशिश होगी मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंट्रोल फ्लो और डिसीजन मेकिंग पाइथन के अंदर पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स जो हमारे पाइथन के रह गए थे, मैं उनको कवर करवा के फिर मैं एजेंटिक एआई पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। तो जो हमारी ऑफिशियल रेपो है पाइथन की, उसी रेपो से हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उस पर। सेकेंड थिंग ये कि मैं जो है अब शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्यूरीज होती हैं कि वो शॉर्ट वीडियोस आप बनाएं। तो टॉपिक वाइज मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा और टॉपिक वाइज इसको मैं वीडियोस में कवर करूँगा। उसके बाद पाइथन जब कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर एजेंटिक एआई हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ूँगा, आप लोग भी पढ़ेंगे साथ साथ। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और कंट्रोल फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग, उसमें हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एलिफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सिंपल कैलकुलेटर बनाना देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपनी रेपो के अंदर, कंट्रोल फ्लो के फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मुझे जो है कोलैब का लिंक मिल जाएगा, गूगल कोलैब, जो कि हमारे पास एक ऑनलाइन कोड रन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि पाइथन का कोड इस पर ऑनलाइन रन हो जाता है। इसका अपना कंपाइलर होता है और ये कोड रन कर देता है। तो सबसे पहले कंट्रोल फ्लो होता क्या है? सबसे पहले कंट्रोल फ्लो का मतलब ये है कि अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो कंट्रोल फ्लो किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ के फ्लो को कंट्रोल करना, कंट्रोल फ्लो। तो अगर पानी है तो पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, रिवर्स में डैम्स बनाया जाता है। इसी तरीके से कोड के अंदर हमारे पास कंट्रोल फ्लो क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ इस तरीके से। तो अब हमें पता है कि हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड रन होगा, पाइथन का जो कोड रन होगा, वो सबसे पहले ये वाली लाइन रन होगी, उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 6 रन होगी। तो एक सीक्वेंस में हमारे पास कोड रन हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया हेलो वर्ल्ड के लिए, फिर प्रिंट का फंक्शन किया, कॉल किया बाय के लिए। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो मेरे पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड और बाय। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाय पहले आउटपुट आ गया और हेलो वर्ल्ड बाद में आ रहा है। तो ये एक कंट्रोल, जो हमारा फ्लो चल रहा है वो एक सीक्वेंशली चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो हमेशा कोड का फ्लो होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो किस तरीके से होता है कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था कोड, तो ये इसे हम कहते हैं कि कंट्रोल फ्लो। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? मतलब ये कि हमारे पास जो है अगर हम जनरल मतलब की बात करें तो किसी चीज़ का डिसीजन लेना, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि ट्रैफिक लाइट है हमारे पास, तो अगर रेड लाइट है तो मतलब कि हमें ये डिसीजन लेना है कि हम रुक जाएंगे वहाँ पे सिग्नल पे। अगर रेड लाइट है, येलो है तो रेडी हो जाए, मतलब कि ग्रीन होने वाली है लाइट। और फिर उसके बाद अगर ग्रीन हो गई होती है तो हमें डिसीजन लेना होगा। तो हर स्टेप पे हमें डिसीजन ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम रियल लाइफ में डिसीजंस हर अपनी लाइफ में ले रहे होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास कोड के अंदर भी हम लोग जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं कि बेस्ड ऑन कंडीशंस हम लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, अपने कोड को रन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस, कि हमें कौन सा कोड कब रन करना है और किस बेसिस पे रन करना है, किस कंडीशन के बेसिस पे। उस कंडीशन के बेसिस पे वो कोड रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंट्रोल फ्लो। ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस ऑर्डर में हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है एक प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम मेरे पास, मैंने कंट्रोल फ्लो डॉट पाई की फाइल बनाई, इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, कुछ प्रोग्रामिंग की, ये मेरे पास एक प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, 2 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि कंट्रोल फ्लो के, जिसमें हम जो है कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि एक ऑर्डर है जिसमें प्रोग्राम हमारा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास कुछ रिवीजन के टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, सब हम पढ़ के आ चुके हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। अब इसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये कर क्या रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
एक यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ जल्दी से, x इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैं y इक्वल्स टू 6 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, नहीं इक्वल्स टू का, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, x इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हम जो है वो दो वेरिएबल्स को कंपेयर करवा रहे हैं, और इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, x इक्वल्स टू वाई। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं दोनों बराबर नहीं है, 5 और 6 अलग अलग हैं, दो अलग अलग हमारे पास डिजिट्स हैं, 5 और 6 बराबर नहीं होते। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इस तरीके से और भी होता है, मैं इतनी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। इसका जो कोड है वो मैं जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम किसको करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास और सारे ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया हुआ है, x इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे x क्या है 10, y क्या है 20, तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। x इज नॉट इक्वल टू y, अब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू y है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, इसका आउटपुट ट्रू होगा, क्योंकि x बराबर नहीं है y के। x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, x क्या है 10, y है 20, तो x बड़ा नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास और भी ये स्टेटमेंट्स के आंसर्स आप निकाल सकते हो। फिर हमारे पास आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, सही है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, एंड का जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो ट्रू रिटर्न करता है। मतलब उसका आंसर ट्रू कब आता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल्स में आपके पास दोनों वेरिएबल्स कह रहा हूँ, सॉरी, दोनों कंडीशंस आपकी अगर ट्रू होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ इस तरीके से, जैसे हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, सही है। यहाँ पे मैंने कुछ कोड वहाँ से कॉपी किया है, और अब यहाँ पे हम देखते हैं एज मेरे पास है, एक एज का वेरिएबल है 25। फिर मेरे पास क्या है, इज स्टूडेंट, ये बूल का वेरिएबल है। अच्छा, ये टाइप हिंटिंग है, अगर आप यहाँ पे ये नहीं भी लिखेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये टाइप हिंटिंग है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन डिफाइन करना ज़रूरी है, टाइप डाटा टाइप हमने डिफाइन यहाँ पे नहीं की हुई, कोई ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ टाइप हिंटिंग है कि हम बता रहे हैं भाई डेवलपर को जो पढ़ रहा है कि अच्छा ये इंटीजर का वेरिएबल है, और इज स्टूडेंट का जो वेरिएबल है वो बूल का वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, इज स्टूडेंट में ट्रू, यानी कि ये जो बंदा है वो स्टूडेंट है, ट्रू है। तो हमने दो वैल्यूज स्टोर करा दी, एक एज के अंदर, एक इज स्टूडेंट के अंदर। अब हम कंपेयर करा रहे हैं। अब इफ, एलिफ और एल्स हम पढ़ेंगे अभी, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा कि होते क्या है। हम यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं। क्या चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं, एक एज को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई एज अगर 18 से ग्रेटर है, दूसरी चीज़ हम क्या कह रहे हैं, इज स्टूडेंट, कि अगर इज स्टूडेंट ट्रू है। इसमें सिर्फ इज स्टूडेंट लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इज टू ट्रू। तो अगर हमारे पास एज बड़ी है 18 से, एंड का मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये वाली पहली कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू होनी चाहिए, और इज स्टूडेंट ट्रू है, तो इज स्टूडेंट हमें पता है ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। पहली कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन 18, तो एज क्या है एक्चुअल में 25 है, तो 25 इज ग्रेटर देन, क्या होता है 25 ग्रेटर है 18 से, बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि ये जो हमारे पास कंडीशन का स्टेटमेंट है ये क्या रिटर्न करेगा, ओवरऑल ट्रू, और जब यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो फिर हमारे पास ये वाला कोड चल जाएगा। तो ये इसी इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग, कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या इस कोड को चलाना है या नहीं। तो इफ और एल्स का क्या काम होता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, और इफ और एल्स के ब्लॉक्स जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे वो क्या होते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे हेल्प कर रहे होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर, या फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कंडीशंस चेक होती हैं, और उस कंडीशंस के बेसिस पे कंट्रोल हो रहा होता है फ्लो, किसका फ्लो, कोड का, कि ये वाला कोड चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरे पास ये वाला कोड चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं
अब स्टूडेंट नहीं है, तो अब इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सही है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन ट्रू। तो अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी आउटपुट आ गया, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट नहीं चला। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? if statement is used to execute a block of code only if a condition is true। तो ऑलरेडी मैंने if statement आपको पढ़ा ही दिया इसी एग्जांपल से। क्या है भाई if statement? सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास कंट्रोल कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम if ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, if ब्लॉक का इस्तेमाल कैसे कर रहे होते हैं? इसमें एक कंडीशन आती है, हमारी कंडीशन जो है वो ये है, ये पूरी हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, और इस कंडीशन का जो भी आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे ये इफ डिसाइड करेगा कि सॉरी ये कंडीशन डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड करेगी? कि जो इफ के अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, वो रन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया था कि ये कंडीशन क्या डिसाइड करेगी कि ये कोड रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इज स्टूडेंट का वेरिएबल फॉल्स है। हम यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं कि भाई ट्रू होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, सिंपल इस तरीके से भी लिखूं, इफ एज ग्रेटर देन 18 एंड इज स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इज स्टूडेंट का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से कंपेयर हो रहा है ट्रू। तो मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, बात बराबर है। इसको मैं एक और बार रन करके दिखा देता हूँ। आप देखें आप लोग, ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इज स्टूडेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स डिक्लेयर किया हुआ है ऊपर, हमने इसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला वेरिएबल फॉल्स है, इसकी वजह से भले एज हमारे पास ग्रेटर देन 18 थी, हम क्या डिसाइड हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या कर रहा होता है? यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ सिंपल सिंटेक्स में समझाने के लिए आप लोगों को, कि अगर यहाँ पे ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन में क्या रिटर्न हो रहा है? ट्रू लिख दिया। तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रहेगा ट्रू। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रू प्रिंट होके आ गया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि भाई अगर जो है वो नंबर 10 है और यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है? नंबर ग्रेटर देन 0। नंबर के वेरिएबल के अंदर 10 है और नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। कि अगर नंबर बड़ा है 0 से तो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं एल्स स्टेटमेंट की। तो एल्स स्टेटमेंट क्या है भाई? इफ के साथ यूज हो रहा होता है ये। इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स का ब्लॉक चलेगा। सही है, तो जहां भी आप लोग ज्यादातर देखोगे इफ का ब्लॉक यूजर है, वहां वहां या तो एल्स यूजर होगा या एलिफ यूज हो रहा होगा। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप खाली इफ़ का ब्लॉक भी लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि एलिफ या एल्स का ब्लॉक लगाएं। लेकिन एल्स उस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है कि अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आ गई तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आ गई तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एल्स का ब्लॉक लगा सकते हो और ये बता सकते हो कि फॉल्स होने की सूरत में क्या होना चाहिए मेरे पास? ये स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई कोड इज नॉट एनालाइज बिकॉज इज कंडीशनली स्टैटिकली इवेलुएटेड। ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि भाई आपने यहाँ पे स्टैटिकली ट्रू दे दिया तो हर कंडीशन में ये ट्रू होगा। तो ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ट्रू लिखा था। अब मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। तो अब अगर मैं फॉल्स करूंगा तो क्या होगा? ये बताएगा कि भाई आपने फॉल्स कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट कभी रन नहीं होगा। तो खैर हम लोग जो है वो इसको रन करके देखते हैं कि अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? वो फॉल्स है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉल का स्टेटमेंट रन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स का स्टेटमेंट आ गया। तो सिंपल इज डैट के जो हमारे पास एल्स का ब्लॉक है वो किस लिए यूज हो रहा होता है? कि जो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये वाली कंडीशन इवेल्युएट होगी और डायरेक्टली बिना किसी कंडीशन चेक किए सिर्फ ये वाली कंडीशन वो चेक करेगा। अगर तो वो ट्रू है तो ये रन कर देगा, वरना वो क्या रन करेगा? मेरे पास क्या रन करेगा? अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नम है वो क्या है? -5 है। ठीक है, नम में क्या है? -5 है। और यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या है? नम ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी
नहीं होगी, क्योंकि नम जो है वो छोटा है 0 से। -5 क्या है मेरे पास, क्या -5 बड़ा है 0 से? नहीं। तो ये फॉल्स आ गया, ये फॉल्स हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा और सिंपल ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एल्स का ब्लॉक, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है इफ के अंदर वाली, तो डायरेक्टली यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रहे हम लोग, डायरेक्टली एल्स का ब्लॉक चला दो। अब आती है बारी एलिफ स्टेटमेंट की। एलिफ स्टेटमेंट क्या करता है, इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन थी, और एक कंडीशन थी, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सही है, अब यहाँ पे अगर मल्टीपल कंडीशन हमारे पास आ जाए, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिफ स्टेटमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन थी, अगर आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है और उसके बेसिस पे आपको इवेल्युएट करना है, तो आप इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल केसेस बन रहे हैं किसी चीज़ के, तो आप क्या कर सकते हैं, एलिफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल क्या है, एक नम का वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि अब मेरे पास इफ का ब्लॉक आया, इसके अंदर एक कंडीशन आई, ये कंडीशन आई नम ग्रेटर देन 0। अगर नंबर बड़ा है 0 से तो क्या प्रिंट कर दो, ये वाला कोड चला दो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। फिर हमारे पास एलिफ का ब्लॉक आया। अब इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ख्याल एक चीज़ का ये रखना है कि जब आप इफ़ की बॉडी के अंदर कोड लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इफ़ की बॉडी के अंदर एक आपके कीबोर्ड में एक टैब होता है, एक टैब दबा के स्पेस देना है। उस टैब से भी हो जाएगा, मैं इसको रन करके देखूँ अगर, तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर इज 0, कोड मेरा रन हो गया। सही है, टैब से भी हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे 3 स्पेसेस या 4 स्पेसेस भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 स्पेसेस मैंने दिए, तो 4 स्पेसेस से भी आपका कोड रन हो जाएगा। एक स्पेस ज़्यादा हो गया, सही है, 4 स्पेसेस मैंने दिए और 4 स्पेसेस देके मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। तो इफ़ की बॉडी, इफ़ की जो बॉडी आएगी आपकी, इफ़ की बॉडी क्या है यहाँ पे, ये वाला कोड, ये आपको 4 स्पेसेस देके लिखनी होगी। अगर आपके पास इफ की बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि एक और लाइन ऑफ कोड आएगा, तो आप ये वाला कोड भी इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 स्पेसेस देके स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 4 स्पेसेस मेंटेन करने हैं, और जितनी भी लाइंस ऑफ कोड आप इस इफ के अंदर लिखना चाहते हैं, सबको आपको टैब देके या 4 स्पेसेस देके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, नम इज लेस देन 0। अब यहाँ पे एलिफ इस्तेमाल हो रहा है किस लिए, दूसरी कंडीशन डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हमारे पास अब मल्टीपल कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हमें ये डिसाइड करना था कि नंबर जो है वो, नंबर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर 0 है, क्योंकि 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इसलिए 3 कंडीशंस, 3 कैटेगरीज आ गई। तो उन 3 कैटेगरीज को डिसाइड करने के लिए हमने फिर क्या रखा, एलिफ रखा, कि भाई एलिफ में हमने क्या रख दिया कि अगर नंबर लेस देन 0 है तो क्या होगा, हम ये वाला स्टेटमेंट रन कर देंगे। ये स्टेटमेंट क्या है, नंबर इज नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि वो माइनस में होगा नंबर, और ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों कंडीशंस को हटा के क्या बचता है हमारे पास, एल्स की कंडीशन आ गई। तो इन दोनों कंडीशंस को हटा के, या तो एक नंबर पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, या एक नंबर नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटा है। तो तीसरी कंडीशन क्या बच गई, तीसरा केस क्या बच गया, तीसरा ऑप्शन क्या बच गया, कि अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि वो 0 हो, ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है। तो क्या होगा कि वो 0 ही होगा फिर। तो हमने इसमें एल्स में लिख दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेप 3, पाइथन विल एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक। सही है, तो हमने फिर एल्स में लिख दिया नंबर इज 0, कि अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो भाई इस एल्स को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एलिफ 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 का स्टेटमेंट, और इसी में हम लोग एल्स भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड रन हो जाए, ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला रन हो जाए, और अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉल्स है, तो फिर ये वाला कोड रन हो जाए, मतलब कि द नंबर इज 0। याद रहे कि अगर एक दफ़ा हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास ये वाला कोड रन होगा, इसके बाद ये सारी कंडीशन कुछ भी चेक नहीं होंगी, ये सारा कोड स्किप हो जाएगा। सही है, तो ये वाला कोड रन होगा और ये सारा स्किप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये रन नहीं होगा, फिर ये वाली कंडीशन ट्रू आ गई तो ये वाला कोड रन होगा,
अब जब ये वाला कोड रन हो गया, यानी कि नंबर इज नेगेटिव वाला कोड रन हो गया, तो ये वाला जो स्टेप है, यानी कि ये वाला जो कोड है, ये रन नहीं होगा, ये चेक भी नहीं होगा, ठीक है। तो एल्स वाली चीज नहीं चलेगी। तो ये चीज जो है आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी कि एलिफ और एल्स स्टेटमेंट हम लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं ये भी बता दिया कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा केसेस बन रहे हैं, 3-4 केसेस बन रहे हैं, 3-4 कंडीशन हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि अगर ग्रेड हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है बच्चे का, स्कूल का एक सब्जेक्ट का, अगर हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं कि एक हमारे पास स्टूडेंट है, उसका जो ग्रेड है वो 80% से ज़्यादा है, तो हम उसको ए ग्रेड कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा है तो बी ग्रेड। फिर हम कह सकते हैं कि 60% से ज़्यादा है तो सी ग्रेड। तो इसमें हम एल एफ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें मल्टीपल एल एफ आ रहे होंगे, अब 3-4-5-6 हमारे पास ग्रेड्स हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें फिल्टरिंग करनी है, उसके बेसिस पे हमें कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब क्या है कि इफ के ब्लॉक के अंदर, इफ के ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स का स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक कंडीशन है, हम सबसे पहले एक वेरिएबल है, नंबर का वेरिएबल है हमारे पास जो कि 10 है, जिसकी वैल्यू, ये कमेंट आउट किया हुआ है, इसको हटा देता है। एक नंबर का वेरिएबल है, फिर इफ की कंडीशन आ गई। अब ये मेन इफ की कंडीशन है। अब ध्यान दें यहाँ पे, इस मेन इफ की कंडीशन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। तो अभी इस कोड को इग्नोर करते हैं, हम इतना समझते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर का कोड चलेगा जो कि ये है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स का कोड चलेगा जो कि ये है, द नंबर इज नेगेटिव। तो अब अंदर का कोड मैं समझाऊंगा नहीं, अभी मैं समझाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। वैसे हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं इसको नहीं समझाऊंगा अभी। तो हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, मतलब ये कि आपके इफ के ब्लॉक के अंदर अगर तो इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो आप मजीद इफ की कंडीशंस या एलिफ की कंडीशन, एलिफ के स्टेटमेंट्स या एल्स के स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ का क्या मतलब है, वही कॉन्सेप्ट है, कोई इतना परेशानी वाला, इतना मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कुछ नहीं है। नेस्टेड इफ का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई अगर आपके पास एक इफ का स्टेटमेंट है, वो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मजीद उस के अंदर, उस इफ के बॉडी के अंदर, इफ की बॉडी क्या है, इस वाले इफ की बॉडी क्या है, ये रही, ये बॉडी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद आपके पास इफ एल्स के स्टेटमेंट्स, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई आपको मजीद कुछ और चेक करवाना है कोड के अंदर, इफ के ब्लॉक के अंदर, तो आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये होते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के भाई यहाँ पे एक इफ के ब्लॉक के अंदर मजीद इफ एल्स के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे ये रहे कि मजीद जब आप इफ एल्स के स्टेटमेंट डालेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये जो प्रिंट का स्टेटमेंट है ये कौन से इफ के अंदर है, इस वाले इफ के अंदर है। तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा, 4 स्पेसेस देने होंगे। सिमिलरली इस जो ये वाला एल्स है हमारे पास, यानी कि नेस्टेड एल्स है, यानी कि जो पहला वाला इफ का ब्लॉक है उसके अंदर जो एल्स है, इसमें भी आपको फिर क्या देने होंगे। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एरर दे देगा, सही है। तो इसको आपने 4 स्पेसेस देने होंगे। ये बताना होगा कि भाई तुम जो है वो इस वाले एल्स के अंदर हो, इस डायरेक्टली इस इफ के अंदर नहीं हो। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब ये कि हम तो इसको ये बता रहे हैं कि भाई तुम तो डायरेक्टली इसमें, डायरेक्टली तुम इस इफ के अंदर आ रहे हो, तो इस एल्स के अंदर आया ही नहीं, तो हमें स्पेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक लॉजिक लिखी हुई है कि भाई नंबर पॉजिटिव है एंड इवन है, तो यहाँ पे एक इवन ऑड की लॉजिक लिखी हुई है कि भाई अगर वो टोटली 2 से डिविजिबल है और 0 रिमाइंडर बच रहा है उसमें, तो ये वाली स्टेटमेंट रन कर दो। और अगर 0 रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो क्या कर दो, ऑड, के भाई तुम बता दो कि तुम ऑड नंबर हो एक, सही है, नंबर इज पॉजिटिव एंड ऑड। और अगर नंबर नेगेटिव है तो सिंपली वो इस कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, वो किस में चलेगा, एल्स में चलेगा, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक इनपुट ले रहा हूँ। अच्छा, ये इनपुट का जो फंक्शन है ये क्या कर रहा होता है कि अगर हमें रन टाइम पे डायनामिक इनपुट चाहिए तो हम लोग जो है वो इस इनपुट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कीबोर्ड से एक इनपुट ले रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ मैं, ऑपरेशन यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे एक इनपुट आ जाएगा, कोई भी साइन हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू। फिर हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 के 2 वेरिएबल्स हैं, num1 num2 के वेरिएबल्स हैं जो कि फ्लोट, जिनकी डाटा टाइप है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं, एक इनपुट का फंक्शन है
और उस इनपुट के फंक्शन से जो भी आ रहा है वो फ्लोट के अंदर जा रहा है, यानी कि फ्लोट के फंक्शन के अंदर जा रहा है। इसको अगर हम ओवर करें तो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग को वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे दो फ्लोट के नंबर्स इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, वही हमारा कॉन्सेप्ट इफ एलिफ के स्टेटमेंट्स हमारे चल रहे हैं और आखिर में एल्स का स्टेटमेंट चल रहा है। अगर ऑपरेशन बराबर है प्लस के तो ये काम कर दो, अगर ऑपरेशन बराबर है माइनस के तो ये काम कर दो, अगर मल्टीप्लाई के बराबर है तो ये काम कर दो, अगर ऑपरेशन बराबर है डिवाइड के तो डिवाइड की सूरत में मजीद नेस्टेड इफ एल्स हमने लगाए हैं कि क्या चेक कर रहे हैं कि क्योंकि डिवाइड बाय जीरो होता है तो एरर आ जाता है। तो हमने ये चेक किया भाई कि अगर ऑपरेशन बराबर है डिवाइड के, ये डिवाइड का सिंबल होता है मतलब स्लैश, अगर ऑपरेशन बराबर है स्लैश के तो क्या करो, ये वाला काम करो। ये क्या हो रहा है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में नंबर 2 जिससे हमें डिवाइड करना है वो जीरो के बराबर तो नहीं है, वरना तो एरर आ जाएगा हमारे प्रोग्राम में, प्रोग्राम फट जाएगा, कोड में एरर आ जाएगा, रेड रेड आपको जो है वो कुछ एरर्स दे देगा, रन टाइम एरर दे देगा। तो वो बता रहा है भाई, हम लोग यहाँ पे ये चेक करवा रहे हैं कि जो नंबर 2 है वो जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो फिर ये चीज प्रिंट कर दो, अगर जीरो नहीं है तो इट्स ऑल राइट, यू कैन गो डिवाइड, आप कर सकते हो डिवाइड। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2, यानी कि अब हम एक्चुअल में डिवाइड करा के स्टोर कर लेंगे रिजल्ट में हम लोग अपना आंसर, जो हमारा आंसर आएगा किस में स्टोर हो रहा है, हर केस में प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई डिवाइड, हर केस में रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर हमारे पास आंसर स्टोर हो रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग कोई और की प्रेस करते हैं, ऑपरेशन इन चारों कीज के अलावा कुछ प्रेस करते हैं तो एल्स का ब्लॉक चल जाएगा, वो क्या करेगा, इनवैलिड ऑपरेशन, आपने कुछ और प्रेस कर दिया। ठीक है, और आखिर में प्रिंट का हम इसमें प्रिंट क्या कर देंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये इफ एल्स के ब्लॉक्स जब खत्म हो जाएंगे तो आखिर में जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिंपल सा कैलकुलेटर था, सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, अगर इसमें रन करके भी दिखा दूं तो अब सबसे पहले जब मैंने रन किया तो मुझसे बोल रहा है भाई एंटर द ऑपरेशन, अभी इस लाइन पे कोड रुका हुआ है और वो बोल रहा है कि भाई ऑपरेशन जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो मैं प्लस, सिंपल प्लस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर बोल रहा है तो मैं फर्स्ट नंबर 4 इस्तेमाल कर लेते हैं, 4 एंटर कर देते हैं, सेकंड में करूँगा 7, तो 4 गया 7 गया और मैंने प्लस किया। अब मैंने जब प्लस इसको दिया था तो इसने सबसे पहले इफ वाली कंडीशन में चेक किया कि प्लस है, हाँ प्लस है, num1 और num2 की वैल्यूज उठाई, दोनों को सम किया, दोनों को ऐड किया और रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दिया। अब जब रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दिया, मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था, मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ये सब स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोड रन हो गया तो अब कंपाइलर जो हमारे पास रन टाइम जो हमारा है वो इन सारे एलिफ को और इस एल्स को चेक भी नहीं करेगा, इसकी तरफ जाएगा नहीं, जस्ट वो इस सबको स्किप करेगा और ये जो रिजल्ट के अंदर स्टोर किया हुआ है हमने वो यहाँ पे डायरेक्ट इस कोड को रन कर देगा। किस कोड को रन कर देगा, ये सारा स्किप करके, यानी कि इतना कोड स्किप करके ये रन कर देगा, इनकी तरफ वो देखेगा भी नहीं। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। सही है, तो ये चीज़ आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे, नेस्टेड इफ भी समझ आ गया होगा और सिंपल कैलकुलेटर भी मैंने समझा दिया। तो इसको आप खुद से यहाँ से रन करने के बजाय अपने वी एस कोड में खुद से रन करके देखिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस प्रोग्राम को आप लोग खुद बनाइएगा, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमारे पास जो है स्टैटिक के फोल्डर के अंदर अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे रोलर कोस्टर 0, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं तो आप लोग करके देखिएगा। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हाइट बड़ी है 120 सेंटीमीटर से, तो एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे, इसमें बताया जा रहा है कि भाई हाइट 120 सेंटीमीटर से बड़ी है तो कैन राइड, यानी कि वो जैसे कि हमारे पास जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं वहाँ पे हाइट चेक की जा रही होती है कि कुछ डेंजरस राइड्स होती हैं तो उनमें हाइट या एज चेक कर रहे होते हैं। तो अगर तो हाइट बड़ी है 120 सेंटीमीटर से तो आप राइड कर सकते हो ये वाली राइड, और अगर आप जो है वो 120 सेंटीमीटर से आपकी हाइट छोटी है तो आप नहीं कर सकते, नो यू कैन नॉट राइड दिस राइड। ओके, सो ये चीज़ आप लोग देखिएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे और जो है वो फ्लो चार्ट्स हैं, तो पहले आप ये बनाइएगा, फिर उसके बाद अगर अगर तो वो राइड कर सकता है तो फिर उसकी चेक होगी एज।
तो एज के बेसिस पे हमारे पास जो है वो फ़ीस डिसाइड हो रही है कि कितनी फ़ीस जो है वो पर पर्सन पे करनी पड़ेगी। तो अगर तो वो जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो अंडर 12 है तो $5 है। फिर अगर एज जो है वो 12 टू 18 है, यानी कि 12 से 18 साल है, तो वो $7 है। और अगर 18 से ऊपर की एज है, 18 टू 18 से इंक्रीजिंग एज है, 18 या 18 से ऊपर की एज है, तो क्या हो सकती है, क्या होगा, उसकी फीस $12 होगी। ठीक है, तो 12 टू 18 में ये रेंज आ गई और 18 से ऊपर ये। तो इस प्रोग्राम को आप लोग जो है वो खुद बना के देखिएगा। सिंपल सा है कि पहले इफ एल्स, मेन इफ एल्स लग जाएगा जिसमें हाइट चेक हो जाएगी, और जो मेन इफ होगा हमारे पास उसके अंदर कैन राइट का स्टेटमेंट प्रिंट कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है वो एक मजीद नेस्टेड इफ एल्स हम लोग लगाएंगे, जिसमें हम लोग जो है एज चेक करेंगे $5, अगर 12 है, अंडर 12 है तो 5, 12 टू 18 है तो 7, और ओवर 18 है यानी 18 साल से बड़ा है तो $12। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट्स कीजिएगा लाइन बाय लाइन, पहले पहला वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू हो जाएगा आसानी से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो है वो लूप्स पढ़ा रहूँगा, और केस स्विच केस स्टेटमेंट है वो भी पढ़ाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।